वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि पार्टीशन सूट कैसे फाइल किया जाता है। नॉट ओनली दिस, विल बी टॉकिंग अबाउट कि पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन सूट कहाँ कौन से लॉज गवर्न करता है, कौन से लॉज में आता है वो, एट द सेम टाइम कौन फाइल कर सकता है सूट और पूरा प्रोसेस किस तरीके से फाइल किया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 2 आ गया है, जिसकी क्लासेस आपकी 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। इस लाइव फाउंडेशन बैच में आपकी तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक कराई जाती है। नॉट ओनली दिस, आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में 1100 प्लस लाइव आर क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको डेली एमसीक्यूज कराए जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी इस लाइव फाउंडेशन बैच में। आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, जजमेंट राइटिंग सेशंस होंगे, जीएस और जीके की क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर भी कवर अप कराया जाएगा इस लाइव फाउंडेशन बैच में। सो सब कुछ आपका जो रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो आपका इस लाइव फाउंडेशन बैच में कराया जाएगा, सो दैट आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट, तो आप हमारा ये लाइव फाउंडेशन बैच ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। नाउ अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं सिर्फ 24,999 रुपए में। और जो ये 24,999 रुपए आपको पे करने हैं वो 2 सालों के लिए हैं। दैट मीन्स कि आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा 2 सालों के लिए। तो 10 से 12 मंथ तक हम आपका पूरा कोर्स कवर अप करा देंगे और उसके बाद आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा। आप मल्टीपल टाइम्स इसकी वीडियोस देख सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सिमिलरली नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, राइट। एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन या फिर आपको क्लास की नोटिफिकेशन जाननी हो कि नेक्स्ट क्लास कब होती है यूट्यूब पे, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग ओवर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टीशन सूट टुडे, ठीक है। बंटवारा, पार्टीशन मतलब होता है कि बंटवारा कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल सी बात कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है। तो पार्टीशन की अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कोई चीज आप 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे हो, राइट। आप जो है कोई भी चीज को डिवाइड कर दे रहे हो। नाउ पार्टीशन इन अ सिंपल वर्ड मीन्स समथिंग दैट सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अनदर। किसी एक चीज को आप किसी और चीज से बांट दे रहे हो। दैट मीन्स कि अगर मान लो ये है, ये लैंड, पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे इसको आप ऐसे डिवाइड कर दे रहे हो, दिस इज व्हाट इज पार्टीशन, कि आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, पार्ट कर दिया है, राइट। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से डिफाइन किया है पार्टीशन को एज द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग रियल प्रॉपर्टी हेल्ड जॉइंटली और इन कॉमन बाय वन और बाय 2 और मोर पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके बहुत सारे ओनर्स हैं, जिसके बहुत सारे को ओनर्स हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जहां पे आप उसको डिवाइड करते हो, उस रियल प्रॉपर्टी को आप जब डिवाइड करते हो, जो को ओनर कहते हैं ये मेरा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें, एक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे और इसमें यहाँ पे 3 ओनर हैं, 3 ओनर्स हैं, ठीक है। तो नाउ द वन विल से कि दिस इज माय पोर्शन, तो ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है और ये सी का पोर्शन है पूरा। तो दिस इज व्हाट इज पार्टीशन, दिस इज व्हाट इज पार्टीशन, जहां पे आपने रियल प्रॉपर्टी को जो है, जो ये पूरी रियल प्रॉपर्टी है जो होल्ड होती है जॉइंटली 3 लोगों द्वारा, और यहाँ पे ए, बी और सी में आपस में पार्टीशन हो गया है, मतलब उसको पार्ट कर दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज पार्टीशन बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग रियल प्रॉपर्टी हेल्ड जॉइंटली और कॉमन बाय 2 और मोर पर्सन इनटू इंडिविजुअल ओन इंटरेस्ट। अब इनका इंडिविजुअल ओन इंटरेस्ट हो गया, ए की इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, बी की इतनी प्रॉपर्टी हो गई है और सी की ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। दिस इज व्हाट इज पार्टीशन मीन्स, राइट। नाउ पार्टीशन के हिसाब से अगर हम पार्टीशन की बात करें इंडिया में, ठीक है, पार्टीशन लॉज की बात करें अगर हम इंडिया में, तो ओनली 2 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन, ठीक है। और वो कौन सी है? 2 तरीके की। वॉलंटरी एक्ट से, ठीक है, वॉलंटरी एक्ट से 2 तरीके की प्रॉपर्टीज का पार्टीशन हो सकता है। पहली है आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नाउ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब जो आप खुद से खरीदते हो, ठीक है, जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड, वो मेरी खुद से एक्वायर करी हुई प्रॉपर्टी है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मुझे खानदान से मिली हुई है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो गई,
ठीक है, जो आप कहते हो कि दादा की प्रॉपर्टी है, पापा को मिली, पापा के बाद उनके बेटे को मिली, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट। तो वॉलंटरी एक्ट से सिर्फ दो ही तरीके की प्रॉपर्टीज का पार्टीशन हो पाता है, दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड और आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ देयर आर वेरियस वेज इन विच द पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन टेक प्लेस। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे दूसरे वेज हैं जिससे जहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन हो सकता है। इट कैन हैपन थ्रू अ पार्टीशन डीड। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं? पार्टीशन डीड से हो सकता है, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट से हो सकता है, या फिर एक सूट फाइल करके हो सकता है पार्टीशन का, या फिर पार्टीशन थ्रू विल प्रोबेट, उससे हो सकता है, राइट। और हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं जहां पे आप जो है एक सूट फाइल करते हो पार्टीशन का, राइट। तो उसकी हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन सूट? ठीक है, पार्टीशन का मतलब हमने समझा, पार्टीशन के लॉज को जो गवर्न करते हैं वो हमने देखा। पार्टीशन सूट क्या है वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे पार्टीशन सूट इज अ प्रोसीडिंग, ठीक है, एक लीगल प्रोसीडिंग है जो इनिशिएट होती है बाय अ को पार्टनर और यू कैन से अ को ओनर व्हेन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज इन दी फैमिली। तो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है परिवार में, कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है फैमिली में, तो कोई एक को पार्टनर जो है एक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट में जाके, दैट इज व्हाट इज पार्टीशन सूट, राइट। और वेयर there is an absence of mutual consent among the co-partners। अब या तो फिर आपस की सहमति से वो बंटवारा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बंटवारा चाहते नहीं है, कुछ लोग बंटवारा चाहते हैं, या एक पर्सन बंटवारा चाहता है, बाकी लोग बंटवारा नहीं चाहते, तो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है वहां पे पार्टीशन की। तो जहां पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं होती है मल्टीपल ओनर्स की, रियल एस्टेट के केस में, इन केस ऑफ सेल और डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिवीजन को लेकर या प्रॉपर्टी को बेचने को लेकर, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो ओनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उनकी वहां पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो ही जो है पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है, एक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी जाती है, इंस्टीट्यूट करी जाती है कोर्ट में, दैट इज व्हाट इज योर पार्टीशन सूट मीन्स। नाउ दिस सूट इज इनिशिएटेड only when the legal notice of partition has been disregarded by the other co-owners and the dispute continues। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो आपका पार्टीशन सूट है वो तभी इंस्टीट्यूट होता है जब उसका आप नोटिस दे चुके होते हो सामने दूसरे को ओनर्स को, ठीक है, जो उसके साथ जो दूसरे लोग होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उनको आप नोटिस दे चुके हो और वो नोटिस को डिसरिगार्ड कर चुके हैं, मतलब वो उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके लिए वो नोटिस को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो डिसरिगार्ड कर चुके हैं उस नोटिस को। उसके बाद जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू हो रहा है, तभी जो है आपका पार्टीशन सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, तभी किया जाता है जब आप ऑलरेडी एक लीगल नोटिस सर्व कर चुके हो दूसरे को ओनर्स को, राइट। नाउ लॉ जो रेगुलेट करते हैं पार्टीशन इंडिया में, तो यहाँ पे तीन बेसिकली ब्रॉड लॉज हैं। एक तो है आपका पार्टीशन एक्ट 1893, दूसरा है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और तीसरा है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड हिंदू पार्टीशन एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1892, ठीक है, जो गवर्न करता है प्रॉपर्टी पार्टीशन ऑफ जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी बाय टू और मोर को ओनर्स बेसिकली, राइट। तो पार्टीशन एक्ट जो है आपका, उसमें कुछ बातें बता रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 है पार्टीशन एक्ट का, वो बताता है, वो पावर देता है कोर्ट को कि वो ऑर्डर कर सकता है सेल भी, ठीक है। सेक्शन 2 के हिसाब से पार्टीशन एक्ट में यहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो है सेल ऑर्डर कर दे डिवीजन की बजाय, ठीक है, उसको डिवाइड करना है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है, उसके बजाय यहाँ पे कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो ये कर सकती है कि भाई बेच दो इस प्रॉपर्टी को, इफ सच डिवीजन अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल और इनकन्वीनियंट। अगर उन कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिवीजन जो है वो अनरीजनेबल है और अनकन्वीनियंट है, तो वो कोर्ट जो है डिवीजन की बजाय सेल भी ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सच शेयर होल्डर्स में डायरेक्ट अ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी प्रोसीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनको लगता है कि इनकन्वीनियंट है या अनरीजनेबल है और इंटरेस्ट भी अफेक्ट हो रहा है शेयर होल्डर्स का, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कहेगी डायरेक्टली बेच दो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, और जो भी उसका जो भी पैसे हैं, सेल प्रोसीड्स हैं, वो आपस में वो पार्टीज में डिवाइड कर देता है, ठीक है, कोर्ट। नाउ अंडर सेक्शन 9, इसी एक्ट जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि कोर्ट में ऑल्सो मेक अ डिक्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। और यहाँ पे कोर्ट जो है उसके पास ये अधिकार है, ये पावर है कोर्ट के पास सेक्शन 9 में पार्टीशन एक्ट के, कि वो ये चाहे तो प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट है उसका डिवीजन करा दे और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को बेच दे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास ये अधिकार है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है दी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का एक हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है।
एंड सेल कर सकता है रेस्ट ऑफ द पार्ट को, ठीक है, रेस्ट ऑफ द रिमाइंडर को, जो भी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का पार्ट है उसको वो सेल भी कर सकता है, राइट। नाउ हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगेन हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो गवर्न करता है पार्टीशन इन जॉइंट हिंदू फैमिली, और आपका ये दूसरा लॉ है जो गवर्न करता है आपके जो पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टी होल्ड होती है बहुत सारे लोगों द्वारा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा को ओनर द्वारा, उस पर्टिकुलर केस में ये वाला लॉ आपका हेल्प करता है, राइट। नाउ कौन फाइल कर सकता है पार्टीशन सूट? पार्टीशन सूट फाइल कौन कर सकता है? तो देखो, वो पर्सन जो लीगल हायर है या फिर को ओनर है, जो को ओनर है, ठीक है, वो कर सकता है, किसी जॉइंट प्रॉपर्टी का कोई को ओनर है वो फाइल कर सकता है, या कोई लीगल हायर फाइल कर सकता है इन पोजेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो विल हो, गिफ्ट डीड हो या फिर सेल डीड हो, वो फाइल कर सकता है पार्टीशन का सूट, राइट, और क्लेम कर सकता है अपना इंडिविजुअल शेयर, ठीक है। तो बेसिकली पार्टीशन सूट को फाइल करने का बेसिक मोटिव क्या है कि भाई मुझे अपना हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो को ओनर है वो फाइल कर सकता है सूट कोर्ट में जाके, और वहां पे वो क्लेम कर सकता है अपने इंडिविजुअल शेयर की भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो। नाउ इट इज एडवाइजेबल टू कलेक्ट ऑल दी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पार्टीशन सूट करना जा रहे हो, करना चाहते हो, या फिर कोर्ट में जा रहे हो फाइल करने, तो ये एडवाइजेबल है, ये राय है कि ये बेस्ट चीज है कि आप जो है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ले जाएं इंक्लूडिंग द मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप लीगल हायर हो तो डेथ सर्टिफिकेट्स आप ले जाओ कंसर्न अथॉरिटी से सर्टिफाइड, और सिमिलरली मार्केट वैल्यू जो है उसका भी सर्टिफिकेट ले जाओ अपने साथ, राइट। नाउ किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है फाइल करने का पार्टीशन सूट? तो सबसे पहले अ स्पेसिफिक प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बना दिया गया है पार्टीशन के सूट के केस में, तो वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इसको अवॉइड करते हो, अगर इनमें से कोई भी प्रोसीजर को आप अवॉइड करते हो, तो फिर आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। नाउ इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप विच आर: फर्स्ट, फाइलिंग ऑफ सूट प्लेंट, दैट इज प्लेंट एक फाइल करते हो आप। अब प्लेंट क्या होता है? एक कंप्लेंट टाइप की होती है, सिविल सूट में एक कंप्लेंट टाइप की होती है, एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट होती है बेसिकली आपकी, जो प्लेंटिव देता है एक्सप्रेस करते हुए उसको जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उसका जो भी क्लेम्स हैं, जो भी वो डिमांड चाहता है, जो भी चाहता है वो अपने मतलब कोर्ट के सामने जो भी वो अपनी बात कहना चाहता है वो इस प्लेंट में वो लिख देता है, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए अपने ग्रीवेंसेस, क्लेम्स, कॉज ऑफ एक्शन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पे एक रिटन फॉर्मल कंप्लेन होती है ये, राइट। नाउ इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट। तो जो टाइम लिमिट दे रखा है लिमिटेशन लॉ में, उसके अंदर ही आपको प्लेंट फाइल करनी होती है, और डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इस प्लेंट में आपको क्या क्या लिखना होता है? तो इस प्लेंट में आपको लिखना होता है द नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का नाम जहां पे आप सूट फाइल कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन, नाम, डिस्क्रिप्शन, एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, पार्टी का नाम, पार्टी का पता, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी चीजें लिखनी होती हैं आपको। फैक्ट्स टू डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि भाई आपके कोर्ट का जो क्षेत्रफल है उसमें ये कोर्ट है, इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, वो लिखना होता है आपको। फैक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन, कि भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो लिखना होता है, आपको मेंशन करना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में, कौन सा नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, एंड सारी आगे पीछे खसरा नंबर, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिलीफ क्लेम, क्या रिलीफ आप क्लेम करते हो कोर्ट में, ठीक है, क्या अमाउंट है उसका। द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखनी होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी होती है, और एक डिक्लेरेशन देनी होती है, वेरिफिकेशन सॉर्ट ऑफ, कि आप जो ये बात स्टेट कर रहे हो दैट इज ट्रू एंड यू बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। तो वो जेन्युइननेस की हाँ जो कंप्लेंट है उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन भी करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको अपने प्लेंट में मेंशन करनी होती है। नाउ नेक्स्ट इज वकालतनामा। अब वकालतनामा क्या होता है? बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे एडवोकेट को इंटाइटल किया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि भाई तुम क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ो, ठीक है। तो एक तरीके का इंटाइटलमेंट है कि ये पर्टिकुलर एडवोकेट जो है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट इज वकालतनामा। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट एंटाइटल्स एन एडवोकेट टू एक्ट एंड represent the matter before the any court, tribunal or authority on behalf of his client, कि भाई क्लाइंट के बिहाफ पे ये केस जो है लड़ेंगे कोर्ट में, ठीक है। Now, this particular document is usually authorized by the aggrieved person or by the person who holds the power of attorney, या कोई भी person जो represent कर रहा है उसके business को या फिर trade को in that jurisdiction, वो person जो है authorize कर देता है advocate को कि भाई ये particular advocate है और ये हमारे केस को represent करेंगे before the court of law. That is a written document which is known as वकालतनामा, right? Now, वकालतनामा must contain the following terms and condition. वकालतनामा में ये सारी following conditions होनी चाहिए। पहली क्या है? ये that advocate should not be held liable for any decision
मेड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट कोई भी डिसीजन दे उसके लिए एडवोकेट लाइबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दैट द क्लाइंट मस्ट बेयर ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आएगा, जो भी कॉस्ट, जो भी खर्च एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग में जो भी खर्चा पानी लगेगा वो सब कौन देगा, क्लाइंट देगा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट द एडवोकेट कैन रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स until the complete fee is paid, और यहाँ पे जो एडवोकेट है आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रख लेगा जब तक आप उसको कंप्लीट फी नहीं दे सकते। तो ये सारी डिक्लेरेशन होती है इस वकालतनामा में, ये तीनों कंडीशंस लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। नाउ कोर्ट फीस, देखो एक एप्रोप्रिएट कोर्ट फीस आपको पे करनी होती है, नॉमिनल सी होती है, वो आपको कोर्ट में फी पे करनी होती है। तो पेमेंट एप्रोप्रिएट टू कोर्ट फी एंड प्रोसेसिंग फीस इज नेसेसरी टू फाइल एनी काइंड ऑफ सूट। तो आप कोई भी सूट फाइल करने जाते हो तो आपको कोर्ट फीस तो पे करनी होती है, ठीक है। अ नॉमिनल फी ऑफ ₹200 इज यूजुअली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में आपको 200 रुपए की फीस देनी होती है। ना जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, कोर्ट फी पे कर देते हो, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है मेंशन कर देता है डेट फर्स्ट हियरिंग की। तो जैसे ही आप कोर्ट फी पे कर देते हो और प्रोसेस फी वगैरह पे कर देते हो, उसके बाद कोर्ट जो है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें मेंशन कर देता है और प्लेंटिफ को बता देता है कि भाई पहली डेट की पहली हियरिंग कब होगी, ठीक है। एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग और नॉट, और फिर डिसाइड करता है कि भाई कंटिन्यू करना है, मेरिट्स है केस के या फिर नहीं है। नाउ हेयरिंग ऑन द फर्स्ट हेयरिंग, पहले हेयरिंग पे क्या होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ मेरिट्स हैं केस में, ठीक है, इफ द कोर्ट बिलीव्स दैट देयर आर मेरिट्स ऑफ द केस इन द केस, इट विल इशू नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। फिर दूसरी नोटिस अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाता है ताकि वो सबमिट करे अपने आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड फिक्स करता है दूसरा डेट फॉर दी हेयरिंग। तो पहले हेयरिंग पे वो देखते हैं कि हाँ जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है, ठीक है, रीजनेबल है और सफिशिएंट ग्राउंड है इसमें केस को आगे बढ़ने के लिए, मेरिट्स है केस में। तो उसके बाद वो क्या करता है, दूसरी पार्टी को नोटिस भेजता है और कहता है कि भाई तुम अपने आर्ग्यूमेंट सबमिट करो, ठीक है, और फिर फिक्स कर देता है नेक्स्ट डेट फॉर हेयरिंग। नाउ द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोसीजर फीस इन द कोर्ट एंड 2 कॉपीज ऑफ प्लेंट फॉर ईच डिफेंडेंट विद इन 7 days। और यहाँ पे अब उसको प्रोसीजर फीस देनी होती है कोर्ट में और साथ में प्लेंट की कॉपी लगानी होती है और फिर जो है 2 कॉपी लगानी होती है आपको प्लेंट की ईच डिफेंडेंट के लिए, हर डिफेंडेंट के लिए 2 कॉपी लगानी होती है 7 दिनों के अंदर। तो 7 days के अंदर आपको कॉपी ऑफ प्लेंट सबमिट करनी होती है कोर्ट में। नाउ ये सारा आपका सीपीसी में भी दे रखा है। नाउ रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद डिफेंडेंट जो है शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट डिस्प्रूविंग द एलिगेशन मेड इन द प्लेंट। तो प्लेंट में जो भी बातें कही गई, जो भी एलिगेशन लगाई है, वो रिटन स्टेटमेंट में वो उसको मना करता है, ठीक है, डिस्प्रूव करता है जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, और सच एलिगेशन वुड बी डीम टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर मान लो वो एलिगेशन नहीं डिस्प्रूव करता है, ठीक है, या वो उन एलिगेशंस पे कुछ नहीं कहता है, तो ऐसा माना जाता है जैसे कि डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जो प्लेंटिफ कह रहा है वो सही कह रहा है, मतलब एडमिट कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे उसको जो है डिक्लेरेशन देनी होती है स्टेटिंग द कंटेंट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट आर ट्रू, और यहाँ पे बताना होता है कि जो रिटन स्टेटमेंट में लिखा है, जैसे प्लेंट में लिखा जाता है वैसे रिटन स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे प्लेंट में लिख रहा हूँ या फिर रिटन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो ट्रू है टू हिज नॉलेज। एंड जो टाइम पीरियड होता है फाइल करने का रिटन स्टेटमेंट, दैट इज 30 days, जो अगर कोर्ट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है 90 दिनों के लिए। नाउ जैसे ही प्लेंट आता है फिर कोर्ट नोटिस भेजती है, फिर रिटन स्टेटमेंट आ जाता है, फिर रिटन स्टेटमेंट का एक रेप्लिकेशन फाइल करता है प्लेंटिफ, ठीक है। तो रिटन स्टेटमेंट में जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं डिफेंडेंट द्वारा, उसको रिप्लाई करता है रेप्लिकेशन में प्लेंटिफ, ठीक है, अगेंस्ट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट डिनाइंग ऑल द एलिगेशंस मेड बाय हिम। तो जो डिफेंडेंट ने एलिगेशंस लगाए हैं उसको डिनाई करते हुए एक रेप्लिकेशन फाइल करता है प्लेंटिफ आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपकी रेप्लिकेशन फाइल हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि प्लीडिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो वंस द प्लीडिंग इज कंप्लीट, तो उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होती है। यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाती है प्लीडिंग्स, तो दोनों पार्टीज जो है केस की, उनको प्रोवाइड की जाती है एक अपॉर्चुनिटी कि वो सबमिट करें और फाइल करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो अपने क्लेम्स को सबस्टैंड कर सके, मतलब अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कोर्ट में सबमिट करें, राइट। नाउ आफ्टर दैट ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स आर एडमिटेड बाय द पार्टीज। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स एडमिट होते हैं पार्टीज द्वारा या रिकॉर्ड किए जाते हैं बाय द कोर्ट, एंड अ फोटो कॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी प्रेजेंटेड टू दी अपोजिट पार्टी। जो अपोजिट पार्टी को आपने दे दी है तो उसकी एक फोटो कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, उसकी एक कॉपी आपको देनी होती है अपोजिट पार्टी को। ना उसके बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं कोर्ट द्वारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। जो दोनों पार्टीज ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और फिर एग्जामिन किया जाता है सारे ही विटनेसेस को।
एक लिस्ट ऑफ विटनेस लगाई जाती है उसके बाद, ठीक है। तो जो भी विटनेसेस पार्टीज लेके आ रही हैं अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, जो भी विटनेस ला रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, एंड आफ्टर विच द डेट ऑफ फाइनल हियरिंग इज फिक्स। तो उसके बाद विटनेस वगैरह एग्जामिन हो जाते हैं, उसके बाद ही फाइनल डेट हियरिंग की फिक्स करी जाती है। नाउ फाइनल हियरिंग वाले दिन, ऑन द डे ऑफ फाइनल हियरिंग, द आर्ग्यूमेंट शैल टेक प्लेस बिटवीन बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज जो है आर्ग्यूमेंट करेंगी, जो इश्यूज फ्रेम किए हैं कोर्ट ने उस पर आर्ग्यूमेंट्स करती हैं। उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर आपका पास कर दिया जाता है। नाउ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उसको जो है प्रोवाइड करता है पार्टीज को एक सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की, हैविंग द सील एंड द स्टैंप ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट की सील और स्टैंप उस पर लगी होती है, जो यूजफुल होती है इन केस ऑफ अपील। अगर आप इससे एग्रीव्ड हो रहे हो, इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हो रहे हो, तो आप अपील में जा सकते हो या फिर एग्जीक्यूट करा सकते हो उस ऑर्डर के लिए। तो दैट इज वाई दैट कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, राइट। एक लिमिटेशन पीरियड दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपको पार्टीशन का सूट फाइल करना है तो आपको वो 12 सालों के अंदर करना पड़ेगा एज पर द लिमिटेशन एक्ट। तो आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है एक टाइम लिमिट, दैट इज 12 years विद इन विच अ पर्सन में फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन। तो उसको 12 साल के अंदर ही करना होता है सूट फाइल। तो इस तरीके से आप पार्टीशन का सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हो, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। यू हैव अंडरस्टूड कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन सूट का क्या मतलब होता है, कौन एलिजिबल होता है सूट फाइल करने के लिए, और किस तरीके से किया जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, कि स्टडी IQ जुडिशरी का लाइव बैच 2 लाइव की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच ले सकते हो। और आपको लाइफ फाउंडेशन बैच के लिए करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइफ फाउंडेशन बैच है जिसके एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी क्लासेस 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये वेबसाइट है आपकी स्टडी IQ जुडिशरी की। यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच के अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। महापैक हो गया, स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज हो गए। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप इस स्टडी IQ जुडिशरी के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको लाइफ फाउंडेशन बैच चाहिए या फिर कोई भी कोर्स चाहिए स्टडी IQ जुडिशरी पे, तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। सिर्फ इसी कोड से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। ना आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल होना है, जिसके यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। नॉट ओनली दिस, मेंटर अलॉट किया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, जजमेंट राइटिंग सेशंस होंगे, लीगल करंट अफेयर जर्नल या फिर लीगल करंट अफेयर्स वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, GS और GK की क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है इन जस्ट ₹24,999। तो अफोर्डेबल प्राइस पे आप एनरोल हो सकते हो इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। आपको एनरोल होने के लिए करना क्या है, यहाँ पे 40,000 रुपीज का जो प्राइस दिखा रहा है, ये प्रोमो कोड श्री लाइव से मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे। तो आपको यहाँ पे अपना नंबर एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप अपना नंबर लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद एक OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आपको अपना एंटर करना है रजिस्टर करने के लिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे उसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट पे। नाउ जैसे ही आपने OTP डाला यहाँ पे, तो बाय नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करें प्रोमो कोड श्री लाइव, SHRILIVE। जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव अप्लाई करेंगे, आप खुद देख सकते हैं, जैसे आप प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे श्री लाइव, आपको मिलेगा इस कोर्स पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं सिर्फ 24,999 रुपए में। तो श्री लाइव कोड से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट, और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं सिर्फ 24,999 में 2 सालों के लिए। यहाँ पे आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 2 years की। 1 साल में हम आपका कोर्स कवर अप करा देंगे और नेक्स्ट 1 year आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा। आप मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। सो इसकी क्लासेस 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। जल्दी से जाके श्री लाइव कोड यूज करें फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट और एनरोल हो जाएं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।